देखिए, बहुत समस्याएं हैं ईवीएम को लेकर। आज हमें अपने देश की डेमोक्रेसी और देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है और हमारे देश के तिरंगे को बचाने की जरूरत है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जितने भी लोग हैं जो ईवीएम का विरोध करना है, किसी पे भी तिरंगा नहीं है। और जब तक हम अपना अपना झंडा उठाते रहेंगे, ऐसे ही लोग हम पर राज करते रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ, अपने देश का तिरंगा उठाइए। इसकी बहुत ताकत है इस झंडे की, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन है। और जब हमारे हाथ में ये होगा तिरंगा, तो अच्छे अच्छों की टांगे कांप जाती है, घुटने टिक जाते हैं। अंग्रेजों के घुटने टेक दिए इस तिरंगे ने। तो इस देश को बहुत जरूरत है ईवीएम का। बहुत जो मुद्दा है वो खास है। देखिए, घेराव हुआ था निर्वाचन आयोग का। सिर्फ घेराव क्यों किया था, मैं भी वहां मौजूद था। सिर्फ ये था हमारा कि आप हमें शांतिपूर्ण पैदल मार्च करने दीजिए वहां का। मगर जब जब शांतिपूर्ण मार्च होता है या कोई विरोध होता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पुलिस लगा देते हैं, या तो रुकवा देते हैं या डिटेन कर लिया जाता है। 50 ईवीएम मांगी। आप जब बिल्कुल साफ हैं, आपके दिल में खोट नहीं है, आपकी नीयत खराब नहीं है, तो आप ईवीएम दीजिए ना। साबित तो करिए कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम में घपला नहीं होता। इसका मतलब आप एक नंबर के चोर हैं। इसी वजह से आप निर्वाचन आयोग के पास आपने जाने नहीं दिया और सबको डिटेंड करा दिया, जिसकी अगुवाई महमूद पिराज। यही आता है ना सामने से कि किस किस को ये जवाब देते फिरेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, किस किस को सबूत दिखाते फिरेंगे। सबसे बड़ा दोषी निर्वाचन आयोग है। मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं मान रहा। सबसे बड़ा हमारे देश का निर्वाचन आयोग, जो कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है और जनता के, गरीब जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको लग रहा है कि जनता साथ है इस ईवीएम की लड़ाई में? सिर्फ वो नेता तो नहीं है कि जो नेता आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आम जनता है इस आंदोलन के साथ। आप मुझे बताइए, यहाँ नेता कौन दिखाई दे रहा? अगर नेता चाहे या विपक्ष चाहे तो 1 मिनट में ईवीएम बंद हो जाएगा। 1 मिनट में। मगर हो सकता है कुछ अपने आप को यूं बचा रहे हो कि हम भी दोषी हैं, हम लेकर आए ईवीएम को तो हम ही उसका विरोध करने लगे। अरे आप ये भी तो बताइए लोगों को, अगर आप ईवीएम लेकर आए हो तो जनता की भले के लिए लेकर आए थे, जनता को परेशानी न हो, लाइन में न लगे, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग करे। तो अगर विपक्षी नहीं उठाएंगे इस आवाज को, अगर जितनी भी बड़ी विपक्षी पार्टी है, लग रहा है कि ईवीएम की बात भी सरकार तक पहुंचेगी। देखिए, अगर आवाज नहीं उठती है, फिर आप रोना धोना बंद कर दीजिए कि मोदी जी ये कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी ये कर रहे हैं, अपने घर बैठ जाओ। अगर आप आवाज नहीं उठाते हो, अगर हमारे 76 साल पहले क्रांतिकारी हमारे बुजुर्ग घर बैठ गए होते, तो आज ये आप माइक पकड़कर मेरा इंटरव्यू लेती भी ना होती, या मैं बोलता हुआ ना होता, किसी अंग्रेज के यहाँ मैं बुरुश मारता हुआ होता टॉयलेट में। दो स्थिति को कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप? ये दो स्थिति कहाँ से एक जैसी? ये स्थिति हमें डरा के रखा हुआ है। अब देखिए, कोई पहले हमारे क्रांतिकारी वापस आने वाले नहीं हैं। अगर इस देश की जनता को बचाना है, इस देश के गरीब को बचाना है, इस देश की बेटी को बचाना है, इस देश की शिक्षा को बचाना है, तो हमें सुखदेव गुरु और भगत सिंह इस देश के नौजवान को ही बनना पड़ेगा। इस देश का जन जन आदमी इस देश की लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों का पीड़ित है। उसके बाद भी लोग अपने मत का सदुपयोग करने के लिए मतदान करते हैं, लेकिन ईवीएम और निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण घूम घूम के वही हत्याचारी रियासतें या रजवाड़े कह लो, आज इस देश के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दल, संविधान लागू हुआ, रजवाड़े रियासतें खत्म हुई, लेकिन आजाद भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था आते ही फिर राजनीतिक दलों के रूप में रजवाड़े और रियासतें बनकर ये इस देश की खनिज संपदा को निगलने का काम कर रहे हैं। हाँ, ईवीएम को लेकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैडम, जहाँ भी बैलेट पेपर से जब चुनाव होता है, जहाँ की गिनती होती है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी या फिर अदर्स पार्टी आगे जा रही होती है। जैसे ही भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गिनती होती है, काउंट होती है, तो बीजेपी आगे चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? और दूसरा ये कि आपने देखा होगा, कितनी खबरें आपने देखी होगी, हम बटन दबाते हैं, किसी पे जाता है बीजेपी पे,
किसी भी बटन दबाएगा बीजेपी जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बीजेपी बटन दबाया कांग्रेस को गया, ऐसा कभी नहीं होता। जो पर्ची निकलती है कांग्रेस पे जाएगी जाएगी, लेकिन बीजेपी भी जाएगी कांग्रेस बटन दबाने में। लेकिन आप ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं मिल रहे हैं, इधर मोदी जी का चेहरा इतने बड़े बड़े कहीं ना कहीं ऐड में दिख जाता है, हर जगह दिख जाता है, और यही कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे वोट मिल रही है। इतने लोकप्रिय हो गए कि जनता को और कोई दिख नहीं रहा। मैडम इस देश में सभी लोग इतना परेशान, इनको वोट देगा कौन? जिनकी पेंशन है ओआरओपी वो नहीं दे, इनको पेंशन देंगे। जो जो युवा है वो बेरोजगार है, वो इनको नहीं देता। पेट्रोल के भाव कहाँ पे, वो इनको देगा। ये जो गैस की रसोई गैस है, इसमें महिलाएं इनको वोट नहीं देगी। इनको वोट देता कौन है? इनको वोट कोई देता ही नहीं है। ये तो वीवीपैट से जीत रहे हैं, मशीन से जीत रहे हैं, बिल्कुल पक्की। मतलब आप बोल रहे हैं जो 3 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, उनके समर्थन में पूरी चीजें आई हैं, हर जगह से जीत कर आ गए हैं। लेकिन मैडम शुरुआत में वहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही थी, जब बैलेट पेपर से था रुझानों में, और उसके बाद अचानक जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग इतनी शुरू हुई तो बीजेपी जीत गई। तो इसके खिलाफ किया क्या जाएगा? अगर इतनी आवाजें उठ रही हैं, अगर इतना डाउट आ रहा है, तो क्या होगा इस ईवीएम में? मैडम इसके लिए सबको घर से छोड़ के आने पड़ेगा, जैसे हम आए हैं। हम भी तो अपने घर में काम करते हैं, हम भी तो बिजी है, लेकिन छुट्टी लेकर जैसे भी हम यहाँ पे आए हैं, सबको आना पड़ेगा। घर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर बैठ के तो आप करते रहेंगे, व्हाट्सएप करने से, फेसबुक चलाने से कुछ नहीं होगा। सड़कों पे आना पड़ेगा। आज अगर यहाँ पे 10 लाख इकट्ठा होते हैं तो कानों में आवाज जाती वहां तक। अगर जनता समर्थन में है, अगर जनता कह रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेगी? मैडम सरकार तो संघियों की चल रही है, वो तो चाहते हैं देश से हम इसको, संविधान को मिटा दें और मनुवाद को ले आए। दोस्तों मेरे कुछ प्रश्न हैं, और जो मैं समझता हूं इन प्रश्नों से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। दोस्तों सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर मोदी सरकार, अगर मोदी जी ये समझते हैं कि आज भी 10 साल के बाद भी पूरा देश उनके साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, तो वो ईवीएम छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवाते? उनको किस चीज का डर? दूसरा मेरा प्रश्न, अगर मोदी सरकार को यह लगता है कि आज भी 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी पूरा देश उनके साथ है, तो जो चुनाव आयोग को सिलेक्ट करने वाली 3 मेंबरीय कमेटी होती है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस को बाहर क्यों कर दिया? उनको किस चीज का डर? अगर वो समझते हैं देश सारा के सारा उनके साथ है, देश भाजपा की नीतियों के साथ है, देश मोदी जी के साथ है, मोदी जी को इतना पसंद करता है, इतना प्यार करता है, तो मोदी जी ने चीफ जस्टिस साहब को बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? किस चीज का डर? तीसरा मेरा सवाल, जिन देशों ने, जिन विकसित देशों ने ईवीएम्स बनाई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन देशों में भी ईवीएम बैन है और वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होते? ये जो भाजपा है 2014 से पहले ईवीएम्स के खिलाफ हल्ला बोलती थी, ईवीएम्स की खिलाफत करती थी, आज वो भाजपा ईवीएम क्यों नहीं छोड़ रही? वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रही? अगला मेरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स, इन्होंने चुनाव आयोग को बोला है कि 50 वो ईवीएम्स उनको सौंप दे और वह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर इनको हैक करके बताएंगे, तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग इनके प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देता? मेरा 5वां प्रश्न, जर्मनी के हाई कोर्ट ने बोला है कि जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से जिससे पता ही नहीं लगे वोटर को कि उसका वोट कहां जा रहा है, वो प्रक्रिया जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, तो यहां ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की क्यों नहीं सोचता? और मेरा आखिरी प्रश्न, इंडिया अलायंस ने हाल ही में ये एक चुनाव आयोग के सामने एक शर्त रखी है कि जो वीवीपैट की पर्ची है वो वोटर को दी जाए, वोटर खुद देखेगा और बाद में वो एक बॉक्स में डाल देगा, ताकि कल को अगर ऐसी वैसी बात हो जाए तो काउंटर चेक, क्रॉस चेक किया जाए। चुनाव आयोग इंडिया अलायंस के इस बात का प्रश्न क्यों नहीं देता? दोस्तों अब आपने डिसाइड करना है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।